आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा, किसी भी सरकारी ज़मीन पे अगर आप कब्जा कर रहे हैं या फिर आपका कब्जा है तो आप कोर्ट में किस प्रकार से साबित कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी पे एडवर्स पोजीशन के आधार पे, लंबे समय तक कब्जा के आधार पे, आपका 12 वर्ष से ज़्यादा समय तक कब्जा है इसलिए आप उसके मालिक हो गए हैं। ये कोर्ट में किस आधार पर आप साबित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आखिर अगर आपको गवर्नमेंट जमीन में अपना कब्जा साबित करना है तो आपको कोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें बतानी पड़ेंगी, कौन कौन से तथ्य आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, ये आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकेंगे। तो साथियों, ये एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा कि वो केस फाइल कर देते हैं कि उनकी सरकारी ज़मीन पे कब्जा है 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, लेकिन छोटी छोटी कई बार गलतियां हम कर देते हैं जिसकी वजह से केस हमें हारना पड़ता है। अब जैसे अगर मैं आपसे इस मामले की चर्चा करूं जो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने जो जो केस जिस व्यक्ति ने लगाया था उसके पक्ष में आदेश दे दिया था कि आपका कब्जा साबित हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक दो पॉइंट ऐसे पाए जिसमें यह समझ में आया सुप्रीम कोर्ट को कि आपका कब्जा साबित नहीं हो पा रहा है इस मामले में। तो आपको ऐसी गलती अपने केस में नहीं करना है, आपको इन तथ्यों का ध्यान देना है। मैं आपकी सुविधा के लिए अगर जो लोग इंग्लिश समझते हैं मैं स्क्रीन पे आएगा उसको मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप ऐसी गलती अपने केस में ना करें। तो साथियों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ये है एडवर्स पोजीशन, मतलब प्रतिकूल कब्जा। इसका सामान्य सा मतलब ये होता है कि हमारे लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 में आपको ये अधिकार दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि आप लंबे समय तक आपका किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा है तो आप उसके मालिकाना हक को लेकर के दावा कर सकते हैं, भले ही आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, उसके बावजूद भी। अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम के जजमेंट के माध्यम से आप समझिएगा कि आखिर आपको क्या क्या कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। तो साथियों, जो पहला पॉइंट है वो है A plea of adverse possession must be pleaded with proper particulars such as when the possession become adverse। इसका मतलब है साथियों कि सबसे पहले तो आप जो केस फाइल करने जा रहे हैं, आप जो याचिका लगाने जा रहे हैं लोअर कोर्ट में, वहां आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर आपका जो कब्जा है वो एडवर्स किस प्रकार से हुआ। आखिर आप किस आधार पे दावा कर रहे हैं कि आप यहाँ पे इसके मालिक हो गए हैं, आप किस दिनांक को यहाँ पे आए हैं जिसके बाद से आपका कब्जा चला आ रहा है। बेहद महत्वपूर्ण बात है, आपको दिनांक का जिक्र जरूर करना है, आपको महीने का, सन का जिक्र जरूर करना है कि आप तब से यहाँ पे हैं और तब से लेकर के आज तक आपका कब्जा चला आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पे इस दावा कर रहे हैं एडवर्स पोजीशन के लिए। दूसरा पॉइंट है पार्टी क्लेमिंग एडवर्स पोजीशन मस्ट प्रूव दैट हिज पोजीशन मस्ट बी नेगवी, नेक्लेम, नेक प्रिकारियो मीन्स पीसफुल, ओपन एंड कंटिन्यूस। साथियों, यहाँ पे जो 3 लैटिन वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं इनका मतलब होता है सामान्य भाषा में, पहला है पीसफुल। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आप किसी प्रॉपर्टी पे आप कह रहे हैं मेरा कब्जा है 15-20 सालों से, अब जो उस व्यक्ति का मालिक है वो आपको लगातार नोटिस दिए जा रहा है कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी खाली करिए, आपके खिलाफ आपके खिलाफ कोर्ट में केस भी फाइल किया गया है, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी से हट नहीं रहे हैं, आपने स्टे ले लिया है या फिर आप किसी वजह से उस प्रॉपर्टी से हट नहीं रहे हैं, तो वो कब्जा पीसफुल नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपको नोटिस मिला भी तो भी नोटिस मिलने से पहले आपका वो जो कब्जे का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए उसने आपको 3 साल बाद ही नोटिस दे दिया तो आपका कब्जा वो पीसफुल नहीं माना जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो कब्जा पीसफुल होना चाहिए। दूसरा ये है कि ओपन का मतलब होता है कि सभी को समझ में आना चाहिए, स्पष्टता दिखना चाहिए कि आपने उस पर कब्जा किया है। अब ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है और आपने आकर के अपना छोटा सा कहीं बोर्ड लगा दिया उस पर और उसके बाद आप 12 साल बाद आए कि देखो मेरा बोर्ड लगा हुआ है तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई, ऐसा नहीं। तो आपको वहाँ पे वो पीसफुल भी होना चाहिए, ओपन भी होना चाहिए, और तीसरी बात है कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब लगातार। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया कि आपने ऐसा कहा कि हाँ पिछले 1 साल से मेरा कब्जा जरूर नहीं है लेकिन इससे पहले 12 साल से, 15 साल से मैं यहाँ पे रह रहा था, तो जो 1 साल का ब्रेक आपका हो गया अभी क्योंकि आपने कह दिया कि नहीं वो तो हमें हटा दिया गया है या फिर हम हट गए थे, अभी हमारा कब्जा जरूर नहीं है, लेकिन इससे 12 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले से मेरा कब्जा था,
तो ये नहीं माना जाएगा। कब्जा आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी क्लियर, कंटिन्यूअस एंड हॉस्टाइल प्रेशर वुड हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय वे ऑफ कॉजेंट एविडेंस। अब साथियों बात आती है कि आप ये साबित करने के लिए आप क्या केवल कोर्ट में बयान दे दें, तो ऐसा नहीं है। आपके केवल लिख देने मात्र से साबित नहीं हो जाएगा कि आपका कब्जा है। आपको कुछ ना कुछ सबूत देना पड़ेगा कि आखिर आप जो बता रहे हैं कि भाई मेरा कब्जा यहाँ पे है, तो आपको किसी न किसी माध्यम से, मान लीजिए कि आपने घर बनाया वहाँ पे उस समय, तो घर बनाने का आपके पास कुछ सबूत, या फिर आपके आसपास जो लोग हैं उनका कुछ सबूत, या फिर मान लीजिए कि आप उसका वैल्यूएशन करा सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इस मामले, ये जो मामला जो वादी हार गया सुप्रीम कोर्ट से, उसकी वजह क्या थी कि उसने दावा किया था कि उसको जो ट्री हैं वो उसके ट्री लगभग 15 से 20 साल 30 साल से लगे हुए हैं, लेकिन उसने ट्री के संदर्भ में कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। अब देखिए ट्री ठीक है, ट्री लगे हुए हैं, कोर्ट ने मान लिया कि हम आपकी बात मानते हैं कि भाई वो 30 साल से 35 साल से हैं, लेकिन इस संदर्भ में आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट से रिपोर्ट देना चाहिए कोर्ट को कि भाई ये जो ट्री लगे हुए हैं ये पिछले 30 साल, ये इनकी उम्र 30 साल है, इनकी उम्र 40 साल है और ये यहाँ पे इतने साल से लगे हुए हैं। अब उस केस में क्या हुआ था, वादी ने केवल ये कहा कि ट्री लगे हुए हैं और गवाही करा दी आसपास वालों की। कोर्ट ने उसको नहीं माना। कोर्ट ने कहा एक्सपर्ट से भी इसको मूल्यांकन कराना चाहिए था। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आप अगर कोई ट्री के आधार पर दावा कर रहे हैं, घर के आधार पर दावा कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सपर्ट की एविडेंस जरूर कराएं कि भाई इसकी जो लाइफ है उतनी हो चुकी है, इतने सालों से बना हुआ है। वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है कॉजेंट। कॉजेंट का मतलब होता है ठोस सबूत। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल कोर्ट में लगता है कि नहीं हम गए, हम तो अपने आसपास वाले 2-4 लोगों को लेके गए और अब हम अपना कब्जा साबित कर देंगे, वो भी सरकारी ज़मीन पे। ऐसा नहीं है। आपको कॉजेंट एविडेंस जरूर देना पड़ेगा। वो किसी भी रूप में हो सकता है, आपके पास कोई भी एविडेंस हो सकता है उस संदर्भ में, आपको वो वहाँ पे देना पड़ेगा। अगला पॉइंट है Who claim adverse possession is required to establish the date on which he came in possession, nature of possession, the factum of possession, knowledge of the true owner, duration of possession and the possession was open and undisturbed। जहाँ साथियों हमने आपको बताया, आपको साबित करना पड़ेगा किस दिनांक को आप आए हैं, आप किस प्रकार से आए हैं, मतलब आपको किसी ने बुलाया था वहाँ पे रहने के लिए, या फिर आपने ज़बरदस्ती कब्जा किया था, या फिर आप वहाँ पे आपका लंबे समय से कब्जा पड़ा है क्योंकि ज़मीन खाली थी। ये आपको साबित करना पड़ेगा। साथ में ही इस बात की जानकारी इसके ऑनर को थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये साथियों, कई बार हम ये बात छुपा लेते हैं, हमें लगता है कि हम ये बात नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि इस बात की जानकारी इसके ऑनर को थी। जो इसका वास्तव में ऑनर है वो ये जानता था कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और उसके बावजूद भी उसने मेरे को अलाउ किया था यहाँ पे रहने के लिए, तब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। साथ में ही वो कंटिन्यूअस था, मैं लगातार यहाँ पे रह रहा हूँ, इस बात की जानकारी है, और ये पूरी तरीके से पीसफुल तरीके से रह रहा हूँ। उसने मुझे कभी कोई डिस्टर्ब नहीं किया, कभी कोई नोटिस नहीं भेजा, मेरे खिलाफ इस प्रॉपर्टी को लेकर के कभी कोई केस फाइल नहीं हुआ। तो ऐसा करके उसको आपको कोर्ट में ये फैक्ट लिखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है साथियों कि एक, जैसा कि इस केस में जो हुआ था मैं आपसे वो ब्रीफ कर देता हूँ। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कब्जा हटाने के लिए नोटिस आया तहसीलदार से या फिर एसडीएम के यहाँ से। अब वहाँ पे आपने क्या किया, वहाँ पे आपने ये रिप्लाई नहीं किया कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा कब्जा है, मैं इसका मालिक हूँ एडवर्स पोजीशन के आधार पे। अब इस केस में भी वही गलती हुई थी जिसकी वजह से वादी केस हार गया, क्योंकि उसके पास सबसे पहले तहसीलदार का नोटिस आया था उस वहाँ से कब्जा हटाने के लिए। वो दावा कर रहा था कि मैं 1940 से रह रहा हूँ, वो तहसीलदार का नोटिस आया 1983, मतलब लगभग 43 साल बाद। लेकिन उसने क्या गलती किया, उसने तहसीलदार के समक्ष ये नहीं कहा कि यहाँ पे मेरा एडवर्स पोजीशन के आधार पर कब्जा है। ये गलती हुई। साथ में ही उससे गलती क्या हुई कि तहसीलदार के यहाँ से जब वो केस हार गया, उसके बाद उसकी अपील हुई एसडीएम के यहाँ पे। एसडीएम के यहाँ से वो व्यक्ति केस हार गया, फर्दर उसने चुनौती नहीं दिया। तो आप कोई गलती नहीं करना है। अगर आपके पास तहसीलदार से नोटिस आए, तहसीलदार के यहाँ आप केस अपना पक्ष रख रहे हैं, अगर आप वहाँ से हार भी गए हैं तो उसकी अपील करिए एसडीएम के यहाँ, या फिर हर स्टेट में अलग अलग एक अपील अथॉरिटी होती है। एसडीएम कलेक्टर के यहाँ से भी आपको हार का सामना करना पड़ा तो अपील करिए कमिश्नर के यहाँ। कमिश्नर के यहाँ से भी हार का सामना करना पड़ा तो उसकी अपील करिए आप राजस्व मंडल में। राजस्व मंडल में भी अपील का हार गया तो आप उसको रेट पिटीशन के जरिए चुनौती दीजिए। तो आपको कहीं रुकना नहीं है। भले ही सिविल कोर्ट में आपका मामला चल रहा है,
आपको रेवेन्यू कोर्ट में लगातार अपना पक्ष रखना है। अगर आपने कहीं पे भी गलती की कि नहीं नहीं यहाँ ठीक है, हम यहाँ से नहीं लड़ेंगे, हम जाएंगे सिविल कोर्ट, तो ऐसा किस मामले में हुआ था, इस मामले में वादी केस हार गया इसी वजह से, क्योंकि उसने तहसीलदार के आदेश को चुनौती दिया एसडीएम कोर्ट में, लेकिन एसडीएम कोर्ट के आदेश जब उसके अगेंस्ट आया उसने चुनौती नहीं दिया, उसको वो शांत बैठ गया। तो कोर्ट ने माना कि आपको चुनौती देना चाहिए था, वो गलती आपने किया है। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप समझ गए होंगे कि ये गलती आप अपने केस में नहीं दोहराएंगे, जहां कि आप सरकारी जमीन पर कब्जा का केस लड़ने जा रहे हैं, कब्जे के लिए दावा करने जा रहे हैं, आप उस कब्जे प्रतिकूल एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप टाइटल चाह रहे हैं, तो आप ये गलती आप रिपीट नहीं करेंगे जैसा कि इस मामले में की गई थी। धन्यवाद।